दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के कारण दया पवार जी का सम्मान होने लगता है और उनके मन में ललक पैदा होती है कि उन्हें गांव के लिए कुछ करना चाहिए। लड़कों को चिट्ठी पत्र लिखना सिखाना और महारवाड़ा को किस तरह साफ सुथरा रखना है, इस बारे में लोगों को एजुकेट करना। साथ ही वाद्य बजाने का धंधा उन्हें बहुत हल्का लगने लगता है। यहीं पर वे जिक्र करते हैं जावजी बुआ, जो गांव के काफी रसूखदार व्यक्ति थे, उनके साथ उनके बेटे बब्बन के किस तरह वैचारिक मतभेद रहे। जावजी बुआ जहाँ कहते थे कि वाद्य करने का गुलामी धंधा अब हमें छोड़ देना चाहिए, वहीं उनका बेटा बब्बन बहुत बेहतरीन शहनाई वादक होता है और उसकी जो मंडली होती है वो पूरे गांव में दूर दूर तक मशहूर होती है। साथ ही वे चर्चा करते हैं किस तरीके से बब्बन अपनी बेटी को घर वापस ले आता है पति से मतभेद होने पर। इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और साथ ही सबसे अहम चर्चा करी थी वो थी आर्थिक संपन्नता के ऊपर, आर्थिक संसाधनों के ऊपर, कि गांव में जितना भी प्रोडक्शन होता था उसमें महार लोगों का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती थी। तो यहां तक हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी, हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का एपिसोड आप ध्यान से सुनेगा क्योंकि इसमें दया पवार जी किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होते हैं और कविताएं करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ जाति व्यवस्था को लेकर अपने टीचर्स के साथ वे किस तरह उलझते हैं, इन सब चीजों का जिक्र आज के एपिसोड में रहेगा। अंत तक बने रहिएगा। एक बार बोलना शुरू करता हूं कि मुझे किसी बात की सुध ही नहीं रहती, फिर पीछे जाना पड़ता है। जिंदगी की विकल परिस्थितियों में मुझे कविता ने ही बचाया, नहीं तो सोच सोच कर पागल हो जाता। स्कूल में कोई समारोह था, मुझसे एक बार गाने के लिए आग्रह किया जाता है। मैं लोक कवि वामन कर्डक द्वारा रचित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संबंधी गीत गाता हूँ। गीत की रचना हृदय स्पर्शी, उसकी साफ सुथरी भाषा, इसलिए ये गीत मैंने ही लिखा होगा ऐसा सर समझने लगते हैं। सबके बीच प्रशंसा करते हैं। मुझे स्पष्टीकरण के लिए कोई मौका नहीं मिलता। मैं रात भर बेचैन रहता हूँ क्योंकि मुझे ये साहित्य चोरी लगती है। सवेरे जब स्कूल जाता हूँ तब सर से बात स्पष्ट करता हूँ। वे ढांढस बताते हैं, कहते हैं, अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है, तू भी कवि बन सकता है। सर की इस बात का मुझ पर गहरा असर होता है। सच, क्या मैं कविता लिख सकूंगा? मैं कुछ गीत रचने लगता हूँ। लोग कवि वामन कर्डक हमेशा बोर्डिंग में आते। कभी कभी जयंती के अवसर पर दलित बस्ती में उनके कार्यक्रम होते। वे आते समय अपने साथ कोई साथी न लाते, इसलिए उनके गीत में साथ देने के लिए हम कुछ लड़के बैठते। उनके गीत उन दिनों कव्वाली पार्टी में गानों से होते। इन्हीं गीतों की तर्ज पर मैं भी गीत लिखने लगा। शुरू शुरू में सिनेमा की तर्ज पर लिखता। अलबेला उन दिनों बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी, गीता बाली और भगवान दादा स्टारर। इसका गाना बड़ा मशहूर है, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। इस फिल्म के गानों की तर्ज पर लिखा एक गीत याद आता है। इन गानों की यमक की रेल पेल होती। हर शनिवार रात के समय बोर्डिंग में हमारा कार्यक्रम होता। साथ देने के लिए डिब्बे खाली घड़े होते। अपने गीत भी कोई गाता है, इसी बात में थ्रिल आता। इस गाने का विशेष उपयोग होगा ऐसा कभी नहीं लगता, परंतु छुट्टियां होने पर बोर्डिंग के लड़के अपने अपने घर चले जाते। बाद में हम लोग क्या खाएंगे, यह एक विकट प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता। ऐसे समय भगवान मास्टर के साथ कटनी के समय गांव गांव घूमना, बोर्डिंग के लिए अनाज जमा करने का कार्यक्रम होता। ऐसे समय हम गांव आते तो चौपाल पर रुकते। उस समय लोग जमा करने के लिए मेरे ही गीतों का उपयोग होता। कोई समाज कार्य हो रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था तभी मेरी कविता जनता साप्ताहिक में छपी। जनता साप्ताहिक पत्रिका वह पत्रिका थी जिसका संपादन स्वयं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया करते थे। तो सोच लीजिए उसमें कविता छपना कितनी बड़ी बात रही होगी। और उससे यह भी पता चलता है कि बाबा साहब अपने समाज की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए कितना सजग रहे होंगे, जो शायद आजकल के पब्लिकेशन हाउस नहीं करते होंगे। आज मेरी कविताओं में दिखने वाली कलात्मकता उस समय निश्चित ही नहीं थी, परंतु उनकी सामाजिक संवेदना नकली नहीं थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा जिक्र मैं और करना चाहूंगी। हम लोग अपने बच्चों को कभी भी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। कविताओं में किस तरीके से सामाजिक सरोकार पिरोया जा सकता है, ये हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। यहाँ पर एक वाकया जो मैं शेयर करती हूँ वो ये कि बेटी आद्या ने लड़कपन में एक कविता लिखी थी और उसके बाद इंद्र मेघवाल जो पानी पीने के एवज में जिसे शिक्षक द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया,
उससे वो इतनी दुखी हुई कि उसने इंद्र मेघवाल को समर्पित एक कविता लिखी थी और उसका पाठन दलित लेखक मंच पे उसने किया था, गांधी पीस फाउंडेशन में। वहां पर कविता पाठ करने का वीडियो छोटा सा मैंने सोशल मीडिया पर डाला था और वहां पर इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि आपको सिर्फ गांधी पीस फाउंडेशन ही मिला था कविता सुनाने के लिए, कोई और जगह नहीं थी आपके पास। और कोई जगह बाबा साहब ने एक भवन खड़ा किया था, उसके बाद ऐसे कितने भवन हमारे लोगों ने खड़े किए हैं, ये भी एक सवाल बनता है। जहां जो जगह अवेलेबल होगी वहीं पर आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे ना। वो कविता सोशल मीडिया पर है, कोई 10-15 साल हुए होंगे। उस समय दलित लेखकों का साहित्य सम्मेलन था, अध्यक्ष थे कुसुमाग्रज और उद्घाटक थे दादा साहेब गायकवाड़। सम्मेलन के संयोजकों से मैं भी एक था। खाली समय में कुसुमाग्रज के सामने डरते डरते अपनी कविता की कॉपी सरकाती। उनके प्रेम कविता के साथ साथ सामाजिक कविताएं भी थीं। कुसुमाग्रज को मेरी एक कविता विशेष पसंद आई, उसका आशय सामाजिक था। आज भी पुरानी कॉपी में वह है, शीर्षक झूल था। वैसे ये दहकता अंगारा मेरे मन में कुंडली मारकर बैठ गया। जिंदगी में बड़े लोगों की उंगली नहीं पकड़ी ऐसा भी नहीं है, पर उंगली कब छूट जाए इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। अब यह कृतज्ञता होगी जब मैं किसी भी व्यक्ति की ओर लोह चुंबक सा खिंचता जाता हूं, उसमें भी सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति की ओर पहले कोई सोखता, जैसे सारे द्रव्य सोख ले वैसे ही व्यक्तित्व सोख लेने की इच्छा होती। फिर मालूम होता कि इस व्यक्तित्व से अब और लेने लायक कुछ भी नहीं है। लगता है अब अगली यात्रा अकेले ही करनी पड़ेगी। इस कारण मेरे बारे में कई विरोधाभास उठ खड़े होते हैं। कईयों को संदेह होता है कि मैं क्या हूं, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट। वे प्रेम से समझाते हैं, अरे बाबा किसी एक में शामिल हो जा, नहीं तो बीच की जगह कोई दुर्घटना हो जाएगी। हमारे लोग ये समझते ही नहीं है कि जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो किसी बाउंड्रीज में आप उसे कैद नहीं कर सकते। वो आपका सहयोग भी करेगी, आपसे सहयोग भी लेगी, लेकिन गलती को भी पॉइंट आउट करेगी, जो किसी को पसंद नहीं आता। ये सिर्फ समझने की बात है। पर सच बताऊं, तथाकथित लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट लोगों की पार्टी के बारे में मेरे मन में बड़ा असमंजस है। वामपंथी कभी कभी पूंजीपतियों से पेश आते देखे हैं, मतलब बुर्जुआपन उनका। ऐसे समय असमंजस और बढ़ जाता है। सिद्धांतों की भीड़ में एक बात बड़ी ईमानदारी से महसूस करता हूं, अंतिम स्थान पर बैठे आदमी के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यही एक सोच है जो बाबा साहब चाहते थे अपने समाज में पनपाने के लिए। मुझे समझने के लिए किसी तरह गलतफहमी होती है। इसके बारे में एक किस्सा सुनाता हूं। हमीद दलवाई किडनी के रोग से बहुत गंभीर बीमार थे। मैं उनसे मिलने जाता हूं मंत्री की मोटर में। दादा साहब उस समय मंत्री थे, वे भी साथ थे। हमीद मुझे देखते ही ठठाकर हंसते हैं और कहते हैं, इसको मान गए भाई, सब जगह होता है और कहीं भी नहीं होता है, इसे तो गुरु मान लिया। हमीद के कॉम्प्लीमेंट के कारण मेरा चेहरा उतर गया। मन में विचार आया, सच मुझे क्या चाहिए, अपना क्या खो गया है, ये कोरी भाग दौड़ क्यों। मेरी पत्नी ही सही और कटु समालोचक है। वह कहती है, कुत्ते की उल्ली इधर भी भली उधर भी भली। अब इसका निश्चय अर्थ क्या है, ये उसी से पूछना पड़ेगा। सवर्ण लड़कों की ओर मेरी संवेदना में काफी अंतर है। उनका अनुभव वैसे स्कूल में हो ही गया था। इस प्रसंग से याद आ रहा है, साने गुरुजी की भारतीय संस्कृति विषय पर निबंध प्रतियोगिता थी। स्कूल के सभी लड़कों को किताब पढ़ने के लिए दी गई। किताब पढ़कर मेरा सर भन्नाया। निबंध में मैंने भारतीय संस्कृति की बहुत खिल्ली उड़ाई थी। कुलकर्णी नाम के हमारे मराठी शिक्षक थे। निबंध पढ़कर वे बहुत बेचैन हो उठे। उन्होंने मुझे बुलाकर बहुत समझाया, तू जो विचार रखता है दरअसल में वे राष्ट्रद्रोह है। तो शुरू से ही एक खास विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले को राष्ट्रद्रोही ही समझते रहे हैं और दुर्भाग्य से अब वही सरकार में बैठे हुए हैं। उन्हीं की सरकार है। जेल में कितने सारे इंटेलेक्चुअल्स को सिर्फ इसीलिए ठूस दिया है कि वो सरकार की आलोचना करते हैं। तो इन सब आत्मकथाओं के जरिए समाज का एक अन्य पहलू भी खुलता है। मुझे याद है, तैश में आकर मैं उनसे झगड़ पड़ता हूं।
एसएससी के वर्ष का आखिरी दिन विद्यार्थी दिन होता है। उस दिन सारे शिक्षक कक्षा में बैठते और लड़के स्कूल चलाते। प्रिंसिपल से चपरासी तक का काम लड़के ही करते। निश्चित ही वे ऊंची कक्षा के होते। उस समय शिक्षक की वेशभूषा में लिया गया पीरियड याद आता है। मराठी और इतिहास विषय मैंने चुने थे। मराठी के पीरियड में कविता गाकर पढ़ी और इतिहास के पीरियड में जाति व्यवस्था कैसे बनी यह पाठ लिया था। उस समय जाति व्यवस्था की व्युत्पत्ति बताते समय मनुस्मृति की, हिंदू धर्म ग्रंथों की कठोर आलोचना की थी। कक्षा में इतिहास के शिक्षक ब्राह्मण थे। बीच बीच में प्रश्न पूछ पूछ कर रुकावट पैदा करते हैं। मैं आक्रामक मुद्रा में उनके उत्तर देता हूं। यही दृश्य याद आता है। दरअसल मैं जो कुछ भी बोलता था वे मेरे विचार न होते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शूद्र वास्तव में कौन थे, हु वर शूद्रास, पुस्तक में पढ़ पाया था। इसके अलावा बंबई से बाबा साहब द्वारा संपादित जनता साप्ताहिक पत्रिका बोर्डिंग में आती। उनके संपादकीय मानसिक शक्ति प्रदान करते। लगता ये रहे अपने असली विचार। चारों ओर सामाजिक शोषण का एहसास बड़ी तीव्रता से हो रहा था। तो यहाँ पर जिक्र आ ही गया जनता साप्ताहिक पत्रिका का, जिसको संपादित बाबा साहब किया करते थे। साहित्य का कौतूहल इसी उम्र में पैदा हुआ। अभी मैंने कुलकर्णी सर के बारे में जो कुछ बताया था ना, वह उनकी पूरी जानकारी नहीं है। कुलकर्णी सर मराठी बहुत अच्छा पढ़ाते, कुछ ठिगने, एक टंगी धोती पहनते, उस पर कोट, सिर पर सफेद टोपी, कोल्हापुरी चप्पल कर्र कर्र बजाते हुए कक्षा में आते। वैसे वे दिखने में सुंदर ही कहे जाएंगे। गाल पर चिकोटी लेने से खून निकल आए, इतनी मुलायम चमड़ी। एमए मराठी में कॉलेज में जगह नहीं मिली, इसलिए वह हाई स्कूल में आए। उनके मन में हमेशा असंतोष रिश्ता रहता। मुझे लगता है शायद उनके कॉलेज में कवित्री शांता शेलके रही हूं। गप्पों में वे हमेशा ही उसकी बात निकालते। उनकी कविता पढ़ाते समय वे कुछ कुछ भूल जाते, इसलिए जब वे कक्षा में आते तब हम उन्हें शांता शेलके की कविता पढ़ाने के लिए कहते। उनके पढ़ाने की पद्धति भी मजेदार। यदि वे किसी लड़के पर क्रोधित होते तो उसे पेंसिल से मारते। पेंसिल की मार कितनी लगती, परंतु उनकी सजा देने की एक और पद्धति जानलेवा थी। जिस विद्यार्थी पर उन्हें क्रोध आया होता तब वे उससे बिल्कुल ना बोलते, लेकिन बगल के विद्यार्थी से खूब मीठी मीठी बातें करते। उसके आसपास के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते, परंतु उस विद्यार्थी की ओर वे गलती से भी ना देखते। इस कारण वह लड़का रुआंसा हो जाता। ऐसे ही अनुभव एक मान्यवर नेता का रहा। वे कहते, राजनीति की लड़ाई में ऐसे वैसे भी चल जाते हैं। ऐसे समय वे फालतू लोगों को पास रखते, लेकिन किसी किसी के साथ इसी तरह का जानलेवा खेल खेलते। कुलकर्णी सर शायद कथा लिखते रहे हों। दो एक बार उनकी कहानी मैंने पत्रिका में देखी थी। अंक जब मांगा तो उन्होंने कहा, स्कूली बच्चों के लायक नहीं है। मुझे बड़ी हंसी आई। इस कथा में छिपाने जैसा क्या रहा होगा? जीवन की इस गाड़ी में ऐसी कौन सी बात है जो सर मुझसे छिपाना चाहते हैं? कुलकर्णी सर मुझे स्कूली बच्चा समझते थे। ऐसे समय मेरे भीतर कई उतार चढ़ाव आते। उन दिनों सिर्फ एक घटना के कारण जीवन का ढांचा बदल गया। ये सब बताने से पहले थोड़ी भूमिका बताना जरूरी है। चाचा की बंबई में हालत सीरियस थी। मुझे तार देकर बुलाया जाता है। घर के लोगों की ये समस्या थी कि चाचा मरे तो उन्हें पानी कौन देगा। चाचा का लड़का बहुत छोटा, भतीजे का पानी वैसे ग्रेट समझा जाता। मैं बंबई आकर देखता हूँ चाचा अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। ठीक पिताजी जैसे ही उनके लीवर स्पिरिट से नष्ट हो चुका था। शायद अंतड़ियों में छेद भी पड़ गए हों। मेरे पिताजी को चाचा ने पानी दिया था और उन्हें पानी देने की अब मेरी बारी थी। चाचा के मरने से धक्का नहीं लगा। उनके मरने की मानसिक तैयारी हो चुकी थी। दादी दहाड़ मारकर रो रही थी। दादी पिताजी से चाचा को अधिक चाहती, पर मेरी आंख से एक बूंद नहीं टपका। चाचा द्वारा माँ का एक बार किया गया उद्धार मैं आज तक ना भूला था। वो इंसिडेंस आपको याद ही होगा जिसमें इनके चाचा जो हैं इनको पीली कोठी से कपड़े दिलाकर, पीला हाउस से कपड़े दिलाकर वापस आते हैं और कमाटीपुरा में एक वेश्या के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तब दया पवार जी भागकर घर आ जाते हैं और घर लौटकर इनके चाचा इनको और इनकी माँ को खूब भद्दी गालियां देते हैं। उसी इंसिडेंस का जिक्र है। चाचा द्वारा माँ का एक बार किया गया उद्धार मैं आज तक ना भूला था। मुझे खुद पर आश्चर्य होने की बजाय चाची पर आश्चर्य हो रहा था। किसी की लाश हो चाची कभी ना देखती। कहती झटके आते हैं, गला रुंधने लगता है, परंतु पति मरने पर भी उनका बाहर ना आना मेरे समझ से परे की बात थी। सारा कावा खाना चाची की इस बात पर कानाफूसी कर रहा था। अंत में मृतक को पत्नी स्नान कराए ऐसा रिवाज था, पर चाची ने बाहर आने से इनकार कर दिया।
शायद चाची को मुक्ति मिली वाला समाधान मिला हो। तो यहाँ पर स्त्री मन का एक और कोना जो है वो खोल रहे हैं दया पवार जी, कि पति के तौर पर उनके चाचा जो है चाची को बुरी तरह पीटते थे, बुरा व्यवहार करते थे, वेश्यागमन करते थे, यहाँ तक कि वेश्याओं को और हिजड़े तक को घर में ले आया करते थे। तब ऐसे में उनकी चाची जो है वो बाहर चली जाया करती थी घर के। तो ऐसे में उन्हें मुक्ति ही मिली होगी। और यहाँ पर मुझे याद आती है फिल्म ठिकाना, अनिल कपूर और अमृता सिंह स्टारर, उसमें स्मिता पाटिल और रोहिणी हट्टंगडी भी थी। रोहिणी हट्टंगडी जो अनिल कपूर की माँ बनी थी, वहां पर भी वो इसी तरह का डायलॉग मारती है, मुझे अच्छी तरह याद है। जब अनिल कपूर पी कर आते हैं और उल्टी करते हैं तो तब रोहिणी हट्टंगडी उन्हें मारती हैं 2-4 चपत और इस बात को कहती हैं कि जब तेरा बाप मरा था तो मेरे को लगा मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे और उल्टियां साफ नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस तरह की बातें भी जो हैं फिल्मों के माध्यम से स्त्री पक्ष का एक और कोना रखा गया है यदा कदा। मृत व्यक्ति को पानी देने का मेरा यह पहला ही अवसर था। चाचा का जनाजा उठाया जाता है। उन दिनों महार लोग लाश दफनाते थे, आजकल की तरह चिता बनाकर जलाते न थे। बाबा साहब की चैत्य भूमि पर जलाते देखा था और तब से पुरानी पद्धति समाप्त सी हो गई। सरकार ने म्यूनिसिपैलिटी के कब्र खोदने वाले खास नौकर, पर वे भी महार, दफनाई गई लाश के कपड़े ये लोग बेचते हैं, ऐसी अफवाह इनके बारे में थी। वर्ली के सोनापुर में पुरुष भर गड्ढा खोदते हैं। चाचा की देह उस गड्ढे में रखी जाती है, फावड़े से भरा भर मिट्टी ढकेली जाती है। मिट्टी डालने से पहले पानी पिलाना नहीं भूलते। कब्र का चक्कर क्यों लगाना चाहिए, मटकी फोड़ते समय क्यों चिल्लाना होता है, इसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। सब नल के नीचे हाथ पांव धोते हैं। नीम की पत्तियां लेकर एक व्यक्ति बैठा था। नीम की पत्तियां मुंह में डालने का रिवाज था। सामने के होटल में सबको चाय पिलाने, बीड़ी तंबाकू देने की प्रथा थी। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। रिश्तेदार साग और रोटियां लेकर आए। जब पिताजी मरे थे तब मैं बहुत छोटा था, परंतु 13वीं में उस समय भी सर के बाल कटाने से इनकार कर दिया था। घर के सभी लोगों के आग्रह के कारण कि कौवा श्राद्ध का थोड़ा कुछ खा ले, इसीलिए मैंने कोर उठा लिया था। पर उस उम्र में भी मुझे ये सब ढकोसला लगा था। पिंडदान की बात बड़ी हास्यास्पद लगती। आदमी जिस तरह मरा होता है वहां एक थाली के नीचे आटा फैलाकर बैठते। 13वें के दिन ये थाली निकाली जाती। आटे पर 13 दिनों में कोई नक्काशी उतर आती। इस नक्काशी को देखकर बड़े बूढ़े ये बताते कि मरा व्यक्ति किस योनि में गया है। यह रूढ़ी भी हास्यास्पद लगती। अक्सर ये लोग कौवे या सांपों के जन्म ही पाते। पूर्व जन्म की थ्योरी इस समय नस नस में व्याप्त थी। वैसे इसकी 17 पीढ़ियों ने गीता पढ़ी भी थी या नहीं, यह भी एक रिसर्च का विषय है। तो ये करारा व्यंग्य कर रहे हैं अपने समाज की मानसिकता के ऊपर भी। तो आज का एपिसोड हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है आपको इसमें कही गई बातें पसंद आई होंगी और चिंतन मनन करने लायक जो भी इसमें है वो आप कर ही रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन यदि ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे सोशल मीडिया पे जरूर इनको स्प्रेड कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद। जय भीम।